नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल यूनिक हिंदी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की भाग 2 की। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने भाग 1 हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का पहले ही अपलोड कर दिया है। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी, जाकर देखें ताकि आपको ये वाला भाग भी पूरी तरह समझ में आ सके। दोस्तों, जो हमारा पहला भाग था उसमें हमने गार्धा तासी से लेकर पादरी FEKE के इतिहास ग्रंथ तक की चर्चा की थी। दोस्तों, भाग 2 में हम लोग उसके बाद की चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहें और हमारे चैनल के साथ जुड़ें, अपने दोस्तों को जोड़ें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की भाग 2 की। दोस्तों, जब हम पादरी FEKE के इतिहास ग्रंथ की बात करते हैं तो उसमें सबसे बड़ा नाम निकल के आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, आप इस हिस्से को काफ़ी बारीकी से देखना, क्योंकि ये वो हिस्सा है जहाँ से हर बार एक ना एक प्रश्न UGC नेट या फिर अन्य परीक्षाओं में ज़रूर आता है। तो दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम था? हिंदी साहित्य का इतिहास। कब प्रकाशित हुआ? 1929 में प्रकाशित हुआ था। पहले किस नाम से प्रकाशित हुआ था? हिंदी साहित्य का विकास नाम से। दोस्तों, कहाँ छपा था? नागरिक प्रचार सभा द्वारा हिंदी शब्दसागर की भूमिका में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं तो ये हिंदी का सर्वाधिक प्रख्यात इतिहास ग्रंथ है। तो सबसे बड़ा इतिहास ग्रंथ और सबसे प्रसिद्ध इतिहास ग्रंथ कौन सा माना जाता है हिंदी का? हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसके अंदर क्या खास बात है? विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए तत्कालीन युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में हिंदी साहित्य के इतिहास को विश्लेषित किया गया है। विश्लेषित किया गया है। अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया गया है। दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया था और अपभ्रंश साहित्य को हिंदी से अलगाते हुए इसको एक पूर्व पीठिका के रूप में वर्णित किया था। दोस्तों, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल की आगे ही बात करें तो उसमें जो निकल के आता है कि इसके अंदर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य की परिभाषा दी थी। क्या कहा था? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब ये निश्चित है कि जनता के चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्यिक परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। दोस्तों, ये कोटेशन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। पूछ सकता है कि मतलब ये हिंदी साहित्य की परिभाषा ये किसके द्वारा कही गई है, तो इसको ध्यान से देखना। दोस्तों, अगर हम इसके बाद बात करें तो मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर इन्होंने एक टिप्पणी की थी, जो पिछली बार मतलब पिछले पेपरों में पूछी भी गई है और इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आया कि मतलब ये कथन किसके द्वारा कहा गया है और या फिर किसके इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है। तो दोस्तों, हम इसको देखेंगे। मिश्र बंधुओं के काल विभाजन पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व और उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंदकर बांट देना, यह भी न देखना कि किस कालखंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृहत संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। ठीक है, ये बात कही थी इन्होंने मिश्र बंधु विनोद को लेकर। दोस्तों, उसके बाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ की भूमिका के आधार स्रोत के रूप में, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखने के लिए किन किन ग्रंथों को आधार बनाया, उसके बारे में वो अपनी इतिहास ग्रंथ की भूमिका में बताते हैं कि मतलब कविता कौमुदी रामनेश त्रिपाठी की, हिंदी कवितामाला वियोगी हरि की और मिश्र बंधु विनोद। दोस्तों, अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बाद की बात करें, तो एक नाम निकल के आता है रामकुमार वर्मा। इनके ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ था? 1938 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों, इसमें सिर्फ आदिकाल और भक्तिकाल तक की अवधि का ही जिक्र किया गया है। इसमें 693 ईस्वी से लेकर 1693 तक की काल अवधि को ही स्थान मिला है। आगे का विभाग नहीं लिख पाए। और इसकी खास बात क्या है दोस्तों? रामकुमार वर्मा ने
स्वयंभू को हिंदी का पहला कवि माना, स्वयंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना। और दोस्तों एक बात और, जो ये रामकुमार वर्मा थे ये एकांकीकार के रूप में प्रसिद्ध थे। तो ये भी सवाल पूछा जा सकता है कि मतलब रामकुमार वर्मा और किस लिए प्रसिद्ध हैं, तो इनका नाम आता है एकांकीकार के रूप में। दोस्तों अगर हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल और फिर रामकुमार वर्मा की बात करें तो एक नाम आता है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम आता है। दोस्तों इनकी अगर हम बात करें तो इन्होंने 3 ग्रंथ लिखे थे, जिसमें हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास और हिंदी साहित्य का आदिकाल। दोस्तों जो हिंदी साहित्य की भूमिका है वो 1940 में प्रकाशित हुई, हिंदी साहित्य का उद्भव व विकास 1952 में प्रकाशित हुई और हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 में प्रकाशित हुई। दोस्तों हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कोई स्वतंत्र इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा था, ये हमें जानकारी होनी चाहिए, किंतु उल्लिखित तीनों ग्रंथ साहित्यिक इतिहास संबंधित ही हैं। जो तीनों ग्रंथ लिखे गए हैं उसके अंदर हमें हजारी प्रसाद द्विवेदी की हमें साहित्यिक इतिहास दृष्टि देखने को मिलती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में उल्लिखित करते हैं। ये एक बड़ी विशेषता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की कि मतलब इतिहास को परंपरा के विकास के रूप में व्याख्यायित करते हैं। दोस्तों अगर हम हजारी प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो एक नाम आता है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, नाम आपने सुना होगा। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कब प्रकाशित हुआ था? 1965 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा प्रतिपादित ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन करने का एक सार्थक प्रयास इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया, इस ग्रंथ के माध्यम से किया गया। दोस्तों इसमें साहित्य इतिहास के विकासवादी सिद्धांतों की प्रतिष्ठा करते हुए उनके आलोक में हिंदी साहित्य की नूतन व्याख्या प्रस्तुत की गई है। तो ये खासियत थी गणपति चंद्र गुप्त के हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास की। दोस्तों अगर हम आगे बात करें तो एक बड़ा नाम निकल के आता है डॉक्टर नगेंद्र, जिसको मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मतलब अगर हमें यूजीसी नेट की तैयारी करनी है तो हमें डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना चाहिए। बहुत अच्छी किताब है, खासतौर से आधुनिक काल को लेके काफ़ी बारीकी से इसमें चीज़ों को समझा रखा है। इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास दोस्तों कब प्रकाशित हुआ था? 1973 में प्रकाशित हुआ था। दोस्तों हमें एक बात और याद रखनी है, ये जो हिंदी साहित्य का इतिहास है डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल इन दोनों ने मिलकर संपादित किया था 1973 में। 1973 में डॉक्टर नगेंद्र के संपादन में 26 विद्वानों के सहयोग से ये विशद ग्रंथ रचा गया था। कितने विद्वानों के इसमें सवाल पूछ सकता है कि मतलब डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास कितने विद्वानों के द्वारा ये पूरा किया गया था? तो 26 विद्वानों के द्वारा पूरा किया गया था। ठीक है दोस्तों, अगर हम आगे बात करते हैं तो आगे नाम निकल के आता है रामस्वरूप चतुर्वेदी। दोस्तों रामस्वरूप चतुर्वेदी, इनके इतिहास ग्रंथ का क्या नाम है? हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। कब प्रकाशित हुआ था? 1986 में प्रकाशित हुआ था। खासियत क्या है? साहित्य इतिहास लेखन के लिए व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कार प्राप्त करने वाला यह ग्रंथ अपनी लोकप्रियता एवं आकर्षण में अद्वितीय है। दोस्तों यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि मतलब निम्नलिखित में से कौन सा इतिहास ग्रंथ व्यास सम्मान से सम्मानित है? तो आप इसको ध्यान से देखना। दूसरा अगर हम बात करें तो भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज की गई है। भाषा और साहित्य के गहरे संबंधों की खोज इसकी प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा भाग 2। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्योंकि आपने इसका भाग पहले देख चुके हैं आप लोग। भाग 2 में मैंने रामस्वरूप चतुर्वेदी तक के इतिहास ग्रंथ की चर्चा की। दोस्तों ये जो हमारा भाग 1 और भाग 2 था, इसमें मैंने प्रमुख इतिहास ग्रंथों की चर्चा की और उनकी विस्तार से चर्चा की, ताकि अगर यहाँ से बीच में से भी कोई प्रश्न पूछ लिया जाए तो हम उसको आसानी से कर सकें। दोस्तों इसका तीसरा भाग एक और लेके आएंगे हम लोग, और जल्द ही लेके आएंगे। उसमें हम लोग देखेंगे कि मतलब प्रमुख इतिहास ग्रंथ जो एक लाइन का क्वेश्चन आता है उसकी हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों तीसरा भाग आके ये हमारा विषय ख़त्म हो जाएगा।
ये पूरा हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताएं, अपनी राय दें, और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को साझा करें और हमारे चैनल से जुड़ें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। मिलते हैं अगले भाग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।